हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 इंडिया इन द 18th सेंचुरी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टेटस था 18th सेंचुरी में। आपको जैसे पता है कि 18th सेंचुरी आते आते तक मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया था, वो डिक्लाइन होने लगी थे क्योंकि कोई भी अच्छा मुग़ल रूलर नहीं बचा था उसको रूल करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश हो गए थे जिन्होंने अपने आप को मुग़ल एम्पायर से डिटैच कर लिया था, इंडिपेंडेंट कर लिया था और वो इंडिविजुअली रूल करना फिर से उन्होंने शुरू कर दिया था। तो देखते हैं इस पीरियड में कौन कौन से प्रोमिनेंट किंगडम्स इस्टेब्लिश हुए और उनके रूलर्स कौन थे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे क्योंकि 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर भी बहुत फल फूल रहा था, तो वो कौन कौन से उसके मेन लीडर्स थे मराठा एम्पायर के और फिर किस तरीके से मराठा एम्पायर का भी अंत हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 इंडिया इन द 18th सेंचुरी। Mohit was reading the newspaper when he came across the article on the Kohinoor diamond. मोहित न्यूज़पेपर रीड कर रहा था जब उसने एक आर्टिकल कोहिनूर डायमंड के बारे में पढ़ा। आपको पता है कि कोहिनूर डायमंड जो है वो इंडिया का बहुत ही बेशकीमती डायमंड था जिसको कुछ इन्वेडर्स लूट के अपने साथ ले गए थे। He got to know that it is a beautiful diamond which was once in India until it was taken away by invaders. उसको मालूम था कि ये बहुत खूबसूरत डायमंड था जिसको एक बार कुछ इन्वेडर्स आए थे और वो लूट कर ले गए थे। He was shocked. He wanted to know who took it and what the circumstances of this invasion were. वो बहुत शॉक था और उसमें वो जानना चाहता था कि उस वक्त ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये अटैक हुए और इस तरीके से इतना बेशकीमती हीरा कोई लूट कर ले गया इंडिया से। It was during the reign of Aurangzeb, the last Mughal emperor, the Mughal empire began to decline. मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लाइन है, जो डाउनफॉल है, वो शुरू हो गया था औरंगज़ेब के ज़माने से। मतलब लास्ट जो पावरफुल मुग़ल एम्परर था वो औरंगज़ेब था और औरंगज़ेब के बाद से जितने भी जो सक्सेसर्स आए थे वो मतलब वो वीक थे, वो मुग़ल एम्पायर को संभाल नहीं पाए थे, जिसकी वजह से माना जाता है कि औरंगज़ेब ही लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर थे। उसके बाद से मुग़ल एम्पायर धीरे 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 डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। The Mughal Empire decisively declined after Aurangzeb's death in 1707। और जब फाइनली औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 तो बहुत ही तेज़ी से मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। The later Mughals, namely Bahadur Shah first, Jahandar Shah, Farrukhsiyar and Muhammad Shah were the kings who ruled after Aurangzeb। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्परर में जो बने वो थे बहादुर शाह वन, उनके बाद फिर बने जहांदर शाह, उसके बाद फारुखशियार और फिर मोहम्मद शाह। ठीक है, ये कुछ नाम है कि चलो ठीक है इनके नाम के बारे में जानते हैं, लेकिन ये भी जो सारे रूलर्स थे वो भी वीक थे। दे वर वीक एंड इनएफिशिएंट। मतलब वो पहले जैसे मुग़ल एम्परर थे, बाबर था, अकबर था, औरंगज़ेब था, उनकी तरह पावरफुल और एफिशिएंट नहीं थे, ये वीक थे और इनएफिशिएंट थे। ड्यू टू दिस द मुग़ल एम्पायर वॉज ससेप्टेबल टू फॉरेन इन्वेजन एंड ड्यूरिंग दिस टाइम। इसकी वजह से क्या हुआ, जब उनको पता चल गया कि राजा ही अपने आप में एफिशिएंट नहीं है तो उसके ऊपर बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स होने लगे और धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर के हाथ से जो सत्ता थी वो खिसकने लगी और उसका जो एम्पायर है वो दिन पे दिन सिमटता चला गया। ठीक है, तो जब वीक एम्परर हो जाता है, जब लोगों को पता चल जाता है कि जो टॉप पे बैठा है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वो उसके ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो यही मुग़ल एम्पायर के साथ भी हुआ। जब पता चला कि मुग़ल एम्पायर में बाकी की जो एम्परर्स आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं, तो फिर उनके ऊपर फॉरेन इन्वेजन्स होना शुरू हो गए। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद शाहज़ रेन। जब मोहम्मद शाह मुग़ल एम्परर थे उस वक्त नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया। ठीक है, अनदर इन्वेडर वॉज अहमद शाह अब्दाली, और दूसरा इन्वेडर जिसने अटैक किया था उस दौरान वो था अहमद शाह अब्दाली। ये दोनों ही प्रोमिनेंट नाम है और ये पूछे जाते हैं। द इन्वेजन्स प्रूव्ड फैटल टू द मुग़ल एम्पायर, और इनके अटैक मुग़ल एम्पायर के लिए फैटल साबित हुए, यानी कि इनके अटैक के बाद, इनके इन्वेजन्स के बाद मुग़ल एम्पायर का अंत हो गया। The Mughal Empire came to an end due to the devastating effects of these invasions। Actually मुग़ल एम्पायर इस तरीके से जो आक्रमण मुग़ल एम्पायर पे हुआ उसकी वजह से बहुत ही बुरा डिवास्टेटिंग इफेक्ट, मतलब बहुत ही बुरा असर मुग़ल एम्पायर पे पड़ा। वो दिन पे दिन कमज़ोर होता गया, उसको जान माल सबका नुकसान हुआ। मतलब उस वॉर तो वो हारे ही, ख़जाना भी खर्च हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो बहुत ही बुरा असर पड़ा मुग़ल एम्पायर पर इन आक्रमणों की वजह से।
एट द सेम टाइम मैनी रीजनल किंगडम्स अरोज टू काउंटर द मुगल अथॉरिटी। तो एक तरफ तो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे और दूसरे जो बहुत सारे रीजनल किंगडम्स थे वो भी मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने लगे थे। मतलब उन्हें पता चल गया था भाई ये जब मुगल एम्परर इतना एफिशिएंट है ही नहीं तो हमको इससे डरने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया और जो जीत गया सो उन्होंने अपना जो रीजन था वो मुगल एम्पायर से अलग कर लिया। The French and the English trading company joined hands with the regional kingdoms to help them establish their control over parts of India। अब यहाँ पे उस वक्त जो फ्रेंच और इंग्लिश की ट्रेडिंग कंपनीज आई थी व्यापार करने के लिए, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा देखा जब कि मुगल एम्पायर वैसे ही ख़त्म होने की कगार में है तो जो रीजनल किंगडम्स जो मुगल एम्पायर के खिलाफ हो गए थे, इन फ्रेंच और इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज ने उन रीजनल किंगडम्स का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है आप अटैक करो मुगल एम्पायर पर और हम आपके सपोर्ट में हैं। तो इस तरीके से फ्रेंच और इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज का सपोर्ट पाकर बहुत सारे जो रीजनल किंगडम्स थे उन्होंने अपने आप को मुगल एम्पायर से अलग कर लिया, डिटैच कर लिया और अपना खुद का किंगडम शुरू कर दिया, ठीक है, इस्टेब्लिश कर लिया। डिड यू नो लेटर मुगल जहांगीर शाह वॉज अ प्लेजर लविंग रूलर। देखो एक कमी क्या थी कि जो बाद के जो मुगल रूलर आए थे ना वो क्या करते, वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता था वो ऐशो आराम में निकलता था। जैसे जहांगीर शाह के बारे में बताया, वो प्लेजर लविंग रूलर थे। उनका जो समय था वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीने में, आनंद उठाने में ही निकलता था, ठीक है, और लेजर एक्टिविटी करने में निकलता था। इसकी वजह से क्या होता था, जो उनका शासन था वो उनके जो मंत्री होते थे वो चलाते थे। तो जहांगीर शाह का भी जो अधिकांश समय था वो प्लेजर में ही निकलता था। जुल्फ़िकर खान हिज विज़ियर कंट्रोल्ड द रेन्स ऑफ द एम्पायर, और उनके बदले में सत्ता कौन संभाले हुए था, उनका एक मंत्री था जुल्फ़िकर खान। तो ऑब्वियस सी बात है जो काम राजा का है वो राजा ना करके मंत्री करेगा तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो मंत्री ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, पता चला यही मंत्री फिर उसको चैलेंज कर देगा। तो यही हो रहा था उस टाइम पर। तो अब देखते हैं क्या रीजंस है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मैनी कॉजेज हैव बीन प्रपोज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, सम ऑफ देम आर मेंशन्ड हियर इन डिटेल्स। बहुत सारे कारण बताए गए हैं हिस्टोरियंस के द्वारा कि किस वजह से, किन कारणों से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हुआ था, और उनमें से जो मेन कारण है वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले राइवलरी अमंग द नोबल्स। जो नोबल्स थे, जो एलीट क्लास के जो पीपल थे उस वक्त, उनके बीच में आपस में टशन हो गई, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को हर कोई अपने आप को सामने वाले से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगा। द नोबल्स कंप्राइज द तुरानीज, ईरानीज एंड द हिंदुस्तानीज। मुगल एम्पायर में जो नोबल की कैटेगरीज में आते थे वो थे तुरानीज, ईरानीज और हिंदुस्तानीज। देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट टसल बिटवीन देम फॉर पावर। ये आपस में ही एक दूसरे से लड़े भिड़े रहते थे क्योंकि वो हर कोई अपने आप को ज़्यादा पावरफुल प्रूव करना चाहता था और पावरफुल बनाना चाहता था। तो ये तुरानीज, ईरानीज, हिंदुस्तानीज जो नोबल्स थे उस टाइम पर वो आपस में ही पावर के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। दे स्टार्टेड आउट बाय बीइंग किंग मेकर्स बट एंडेड अप कंटेंडिंग ऑफ फॉर पावर डायरेक्टली। एक्चुअली इन तुरानीज, ईरानीज और हिंदुस्तानीज की शुरुआत कैसी हुई थी, ये सहयोग करते थे राजा बनाने में, लेकिन बाद में देखा कि भाई जो राजा बनाते हैं वो राजा तो वीक है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ही राजा बन जाए, राइट। तो जो किंग मेकर्स थे वो फाइनली लड़ने लगे खुद ही किंग बनने के लिए। दिस इज बिकॉज दे हैड देयर ओन इंटरेस्ट भी, क्योंकि उनका खुद का फायदा था, राइट। दिस इज बिकॉज दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट इन माइंड। This often led to rivalries and jealousies which obstructed the functioning of the empire। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका खुद का ही फ़ायदा उनके दिमाग में था, जिसकी वजह से उनके आपस में बड़ी तनातनी और जेलसी की भावना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो एम्पायर है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें खलल पड़ने लगा। क्योंकि जो लोग संभालने वाले हैं अगर वही आपस में लड़ने लगेंगे तो इसका असर राज्य में तो बढ़ेगा ही। ऑल्सो द नोबल्स लेड रादर लेविश लाइफ, और जिस तरीके से राजा बहुत लेविश लाइफ जीता था उसी तरीके से ये जो नोबल्स थे इनकी लाइफ भी बहुत लेविश थी, बड़ा इनके शान शौकत में बड़ा खर्चा होता था। तो अल्टीमेटली इन सारे खर्चों का असर किस पर पड़ता था, ट्रेजरी में पड़ता था। जो ट्रेजर था, जो मुगल्स का जो खजाना था वो इन्हीं शान शौकत में, ये शोशा में ख़त्म होता चला जा रहा था। दिस meant that a lot of money was spent to maintain the luxurious lifestyles of the Mughal। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था मुगल्स की इस लग्जूरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। मुगल्स के शान शौकत जैसी से भरी जीवन को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, जिसकी वजह से उनका खजाना धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था।
मैनी यूरोपियंस टेक्स्ट मेंशन द ग्रीड एंड करप्शन अमंग द नोबल्स ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। और इस बात का जिक्र बहुत ज़्यादा सारे यूरोपियन टेक्स्ट में भी है, जिसमें बताया गया था उस वक्त जब मुगल एम्पायर था तो लास्ट के टाइम पे 18th सेंचुरी टाइम पे, मतलब आफ्टर औरंगजेब, जो नोबल्स वगैरह थे उनमें लालच और करप्शन बहुत बढ़ गया था। तो हर वक्त ही हर जगह ही कुछ शासन दिख रहा था, है ना, क्योंकि जो आपका जो टॉप मोस्ट रूलर है, जब वही उसी को फिक्र नहीं है तो नीचे के जो लोग होते हैं फिर वो करप्ट हो ही जाते हैं, उनमें ग्रीड आ ही जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। दूसरा जो रीज़न था जागीरदारी क्राइसिस था। क्या है जागीरदारी क्राइसिस? इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। As you have read in previous classes, the rulers paid jagirs to their officers in return for their services. आपको पता है, पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो रूलर्स होते थे उनकी आदत थी कि अगर कोई भी ऑफिसर कोई सर्विस करता था, उनके लिए कुछ काम करके देता था या कुछ अच्छा काम करता था, तो वो खुश होकर जागीर उसको दे देते थे। जागीर मतलब क्या होता था? एक लैंड का टुकड़ा दे देते थे कि ये लैंड आज से तुम्हारी हुई, इसको संभालो, इससे जितनी भी आमदनी होगी वो तुम्हारी हुई, इससे तुम अपना खर्चा करो और अपना रहो। तो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वो लैंड का टुकड़ा यानी कि जागीर उसको दे देते थे। तो उस टाइम पे ये चलन था, इसी को हम जागीरदारी सिस्टम कहते हैं। दिस वॉज द जागीरदारी सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द मुगल्स। तो जागीरदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस मुगल्स ने ही किया था, और बड़े ही जैसे किसी के काम से खुश होते थे, मुगल के जो राजा होते थे उस वक्त, वो खुश होकर एक ना एक जागीर उसके नाम पे कर देते थे। लेकिन फिर इसका क्या हुआ? बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी देयर वाज अ स्क्रैम्बल फॉर द फ्यू रिमेनिंग जागीर्स। अब एक समय जागीर बांटते बांटते एक समय ऐसा आया कि इन जागीरों की कमी हो गई। भाई लैंड तो लिमिटेड ही है ना, आप एक हद तक उसको बांटते जाओगे, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब लैंड का टुकड़ा ही नहीं बचा, जागीर बची ही नहीं बांटने के लिए, तो जो थोड़ी बहुत जो जागीर बची उसमें आपस में लोगों में वो टशन रहती थी कि ये वाली हमको मिल जाए, दूसरा चाहता था हमको मिल जाए। मच ऑफ द क्राउन लैंड टू गॉट कन्वर्टेड इनटू जागीर लैंड। इसकी वजह से जब जागीर ही बांटने को नहीं मिली और राजा को खुश होकर कुछ देना था अपने ऑफिसर को, तो उसने क्या किया कि जो उनका जो क्राउन का लैंड, जो मतलब राजघराने की जो ज़मीन थी, उसको एज अ जागीर उन्होंने उन ऑफिसर्स को देना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ? राजघराने की जो ज़मीन है वो भी कम होने लगी। तो ये तो गलत बात हो गई ना। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रूलर्स रेवेन्यू एंड द मुगल एम्पायर डिक्लाइन। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रूलर का जो रेवेन्यू, जो आमदनी का जरिया था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया और मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। क्योंकि अगर जब कभी भी मुगल एम्परर किसी को जागीर अपनी दे देता था कि ये जागीर तुम्हारी हुई, तो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, जो भी आमदनी जनरेट होती थी, वो उसी ऑफिसर की हो जाती थी। फिर उसको राजा को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसका रेवेन्यू, है ना। अब सोचो कि अगर अपने राजघराने वाली ज़मीन अगर जागीर के रूप में बांटने लगेगा, तो एक तरफ राजा को जो उस जागीर से रेवेन्यू होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और जो रेवेन्यू उस जागीर से होगा वो तो उस ऑफिसर का हो जाएगा। तो राजघराने का जो ट्रेजर था, जो खजाना था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उसके पास उतनी जागीर ही नहीं बची थी जो रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो एक ये क्राइसिस था जागीरदारी सिस्टम की वजह से, जो क्राइसिस क्रिएट हुआ था। दूसरा इसी प्रकार का था मनसबदारी क्राइसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी शॉर्ट नोट आ जाता है। द मुगल एम्पायर ऑल्सो हैड द मनसबदारी सिस्टम। एक तो जागीरदारी सिस्टम तो मुगल से शुरू किया ही था, दूसरा मनसबदारी सिस्टम भी शुरू किया था। अब इसमें क्या था? The Bansab was an officer who was charged with the responsibility of maintaining a fixed quota of troops. Bansab एक ऑफिसर होता था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि आप एक पर्टिकुलर नंबर की आर्मी आप बनाओगे, फिक्स्ड कोटा ऑफ ट्रूप्स आप करोगे, मतलब एक आर्मी तुम अपनी तैयार करोगे और उसका मेंटेन करने का, उसका जो खर्चा वगैरह होगा वो तुम देखोगे। दिस मनसबदार वॉज गिवन अ जागीर एज ए सैलरी, और बदले में उसको सैलरी के रूप में क्या मिल जाता था? जागीर। समझ में आ गया? मनसाब वो ऑफिसर होता था जिसको मुगल एम्पायर का जो एम्परर होता था वो अपॉइंट करता था सैलरी पर, और उसको ये काम दिया जाता था कि तुमको एक सेना की टुकड़ी तैयार करनी है और इसका पूरा ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, वो सब तुम देखोगे, और बदले में तुमको इसके बदले में क्या मिलेगा? जागीर मिल जाएगी। तो जागीर से जो आमदनी होगी उससे तुम अपना खर्चा चलाओ और इस आर्मी को मेंटेन करो, राइट। तो मतलब आर्मी भी अब मुगल्स अपनी खुद की नहीं तैयार कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने एक थर्ड पार्टी अपॉइंट कर ली है ना। तो भाई लूप होल आ जाएगा। भाई आपका काम आप खुद ज़्यादा अच्छे से करोगे, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दोगे तो उसके लिए ये चीज़ उतनी ज़्यादा सीरियस थोड़ा हो जाएगी। तो देखो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जो मुगल एम्पायर का, जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ। दिस मनसबदार वॉज गिवन अ जागीर एज अ हिज सैलरी। He collected the revenue from the peasants who cultivated this जागीर,
वो मनसबदार क्या करता था, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स उसके जागीर में कल्टीवेशन करते थे, उनसे रेवेन्यू जनरेट करता था और बस वो तो माला माल हो रहा था। इस पैसे से वो अपना हाउस होल्ड चलाता था और ट्रूप्स का हाउस होल्ड भी चलाता था और ट्रूप्स को मैनेज भी करता था। ट्रूप्स यानी आर्मी, सेना। दिस मनी वॉज यूज टू मेंटेन हिज हाउस होल्ड एंड हिज ट्रूप्स। बाय द लेट 17th सेंचुरी द मनसबदारी सिस्टम वीकेंड। लेकिन 17th सेंचुरी के अंत आते तक मनसबदारी सिस्टम भी वीक होने लगा। क्यों? द नंबर ऑफ मनसबदार्स ग्रू इन नंबर, क्योंकि मनसबदार ज़्यादा हो गए और जो जागीर्स हो गई उनके लिए तनातनी शुरू हो गई, है ना, क्योंकि किसी किसी को ऐसी जागीर मिल गई जो प्रॉफिटेबल नहीं थी, मतलब उससे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था। तो जब रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा मनसबदार के पास, तो वो कैसे अपना खर्चा के चलाएगा और कैसे वो आर्मी मेंटेन करेगा? तो फिर वो क्या करेगा? अपना खर्चा तो किसी तरीके से चलाएगा ही, बस आर्मी जो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी थी उसमें उसने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। वो उस तरीके से वो आर्मी मेंटेन नहीं कर रहा था जिस तरीके से उसको करने को बोला गया था। तो इस तरीके से क्या हुआ, मनसबदारी सिस्टम भी वीक होने लगा। द नंबर ऑफ मनसबदार्स ग्रू इन नंबर, देयर वर नॉट एज मैनी जागीर्स एज देयर वर मनसबदार्स। They were assigned jagirs which were not very profitable. This caused the mansabdars to grow lax in their duty of maintaining the troops. तो वो अपने ड्यूटी को लापरवाही, लैक्स मतलब होता है लापरवाही बरतने लगे। वो अपनी जो ड्यूटी उनको दी गई थी ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए, इस ड्यूटी में वो लापरवाही बदलने लगे, क्योंकि भाई उनको जब आमदनी नहीं हो रही थी उस जागीर से, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों पैसा खर्च करें आर्मी को मेंटेन करने में। तो ऑब्वियसली बात है ना, जब आर्मी ही अच्छी नहीं मेंटेन करोगे तो अगर कोई फॉरेन इन्वेडर अगर इन्वेड करेगा तो उसके सामने सामना जो आपकी आर्मी करेगी वो वीक रहेगी, तो आप तो फिर वॉर हारोगे ही ना। द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू दिस। इसकी वजह से क्या हुआ, जब अच्छी ट्रूप मेंटेन नहीं हुई तो जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी मुगल एम्पायर की वो दिन पे दिन वीक होती चली गई और फिर जितने भी वॉर्स होते थे उसमें उनको हार का सामना करना पड़ता था। दिस टू कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। इसकी वजह से भी मुगल एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया। वीक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी वीक हो गया। Almost every Mughal ruler death was followed by a war of succession between his sons. मतलब अधिकांश जब भी कोई मुगल रूलर मरा उसके बाद क्या हर्ष हुआ, उसके बाद उसके जो बेटे होते थे वो आपस में लड़ने लगते थे राजगद्दी संभालने के लिए, क्योंकि कोई क्लियर कट पॉलिसीज़ नहीं थी मुगल्स की कि हमारे मरने के बाद कौन सा वाला बेटा राजगद्दी संभालेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मुगल रूलर मरता था तो उसके जो 2 बेटे हों चाहे 4 बेटे हों या जितने भी बेटे हों उनमें आपस में लड़ाई होने लगती थी कि राजगद्दी हमको मिलना चाहिए, दूसरा बोलता था हमको। दिस इज बिकॉज नो क्लियर रूल्स ऑफ सक्सेशन वर फॉलोड बाय द मुगल्स। एवरी प्रिंस कंसिडर हिमसेल्फ हिज फादर्स सक्सेसर, है ना, क्योंकि भाई हर बेटा चाहता था कि भाई हम ही फादर के सक्सेसर बने, उत्तराधिकारी हम ही बने, हम ही नेक्स्ट एम्परर बने। These war of succession weakened the Mughal empire by financial draining the empire of resources. तो इस तरीके से जब सक्सेसर की लड़ाई में भी जो आपस में ये लोग लड़े जा रहे थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था, हर वॉर में बहुत पैसा खर्च होता है, तो ये सारा का सारा असर मुगल के खजाने पे पड़ रहा था, उसका ट्रेजरी दिन पे दिन घटती चली आ रही थी ये बेतुकी लड़ाइयों की वजह से। मैन एंड इक्विपमेंट वर ऑल्सो लॉस्ट इन दीज वॉर्स। काफ़ी जान माल का हानि हो रही थी, बहुत सारे तो सोल्जर्स मर रहे थे, मैन मर रहे थे, बहुत सारे हथियार खराब हो रहे थे इस सब में। इवेंचुअली इट ऑल्सो लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। और जब देखो जब वॉर ही है तो इसकी वजह से क्या हो गया, एम्पायर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं थी, वो कोई ना कोई युद्ध का सामना कर रहा था उस वक्त मुगल एम्पायर, तो ये सबका असर मुगल एम्पायर में पड़ा। नेक्स्ट जो रीज़न कहते हैं वो औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ कहते हैं। औरंगज़ेब जो लास्ट पावरफुल एम्परर था मुगल का, उन्होंने लास्ट में ना कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी थी जो कि बहुत ही अजीबो गरीब थी, वो लोगों को समझ में नहीं आई, और इसकी वजह से भी क्या हुआ, मुगल एम्पायर वीक हो गया और मुगल एम्पायर का बहुत सारा पैसा इन पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करने में खर्च हो गया, जिसकी वजह से भी मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया था। इसके बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ाया है। यू रीड अबाउट द औरंगजेब्स पॉलिसीज इन द प्रीवियस क्लासेस। हिज पॉलिसीज वर अनपॉपुलर विद पीपल एंड हैव लेड द हिस्टोरियंस टू कंक्लूड दैट दे कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। तो इस हिस्टोरियंस ने भी बोला है कि इन अजीबो गरीब औरंगजेब की पॉलिसीज़ की वजह से भी लोग उनके खिलाफ हो गए थे, उनकी जनता उन्हीं के खिलाफ हो गई थी, और जो भी एक कारण बना मुगल के डिक्लाइन का यानी पतन का। His Deccan campaigns and wars with the Sikhs and the Marathas not only drained the finances of the empire but also left little time to tend to the administrative needs of the empire. जो Deccan campaigns इन्होंने चालू करे थे औरंगजेब ने, मतलब साउथ की तरफ इन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया था, हम साउथ पर कब्जा करेंगे, और इनके जो युद्ध हुए सिख के साथ या मराठास के साथ, इससे क्या हुआ, इन सब
चारों तरफ से क्या हो रहा था, असर पड़ रहा था मुग़ल के खजाने पर, और बहुत कम टाइम बचता था। सिर्फ वो वॉर ही कर रहे होते थे, या आपस में वॉर कर रहे हैं या इन रीजनल किंगडम्स के रूलर से वॉर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको अपने एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को फुलफिल करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब वो अपने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल ही नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ वॉर कर रहे थे। दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये भी एक कारण बना मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। नेक्स्ट था फॉरेन इन्वेजन्स, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में। द रूलर ऑफ पर्शिया नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739। पर्शिया का एक रूलर था नादिर शाह, उसने इंडिया पे अटैक किया 1739 पे। हिज इन्वेजन प्रूव डेट्रीमेंटल टू द मुगल रूल। इसका बहुत बुरा असर हुआ मुगल रूल में, तहस नहस हो गया मुगल एम्पायर। ही टुक अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड शाहजहांस पीकॉक थ्रोन। यही वो व्यक्ति था, नादिर शाही थे, जो कि फेमस कोहिनूर डायमंड को अपने साथ लूट कर ले गए थे, और साथ साथ में शाहजहां का पीकॉक थ्रोन था, उसको भी अपने साथ ले गए थे। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोहिनूर किसने लिया था, नादिर शाह ने लिया था, और पीकॉक थ्रोन भी नादिर शाह लूट कर ले गया था। इसी तरीके से दूसरा जो रूलर था, इन्वेडर था, वो था अहमद शाह अब्दाली, who invaded northern India a number of times between 1748 और 1767। अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ इंडिया में अटैक करना शुरू कर दिया 1748 से 1767 के बीच में। इन्होंने कई बार अटैक किया। देखो पिक्चर में दोनों की फ़ोटो दिखा रहे हैं, नादिर शाह भी दिखा रहे हैं और अहमद शाह अब्दाली भी दिखा रहे हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, जो इंडिया का नॉर्थ इंडिया था उस पर अटैक करना शुरू किया। He also fought the third battle of पानीपत wherein he defeated the मराठास। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था, जिसमें उन्होंने मराठास को हरा दिया था। 1761 में ये युद्ध हुआ था। तो ये डेट याद रखना, पूछ लेते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था। दिस क्रश द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग ओवर द एंटायर इंडिया। तो ये तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, उसने बिल्कुल जो मराठाओं का जो सपना था इंडिया पे रूल करने का, उसको ध्वस्त कर दिया। द मुगल एम्पायर सफर्ड ग्रेटली ड्यू टू दीज इन्वेजन्स। तो इन इन्वेजन्स की वजह से मुगल एम्पायर में बहुत असर पड़ा। इसके बाद जो लास्ट रीज़न था वो था वीक सक्सेसर्स। मतलब जो औरंगज़ेब के बाद जो सक्सेसर्स आए वो इतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो मुगल एम्पायर को संभाल पाए। The later Mughals or the Mughals who followed Aurangzeb were weak and could not administer the empire efficiently। वो एम्पायर को सही तरीके से संभाल नहीं पाए क्योंकि वो वीक थे। औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुगल्स आए थे वो उतने एफिशिएंट नहीं थे। मोस्ट ऑफ दीज लेटर मुगल्स लेट देयर गवर्नर्स टेक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। इन जो बाद के जो मुगल्स आए उन्होंने क्या शॉर्टकट अपनाया कि खुद तो अपनी लेजर लाइफ जी रहे हैं और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम अपने गवर्नर्स को दे दिया कि भाई तुम संभालो और जो जैसा हो तो मुझे आके बताते आना। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, आपको ग्राउंड लेवल के नॉलेज तो होनी चाहिए भाई, एक्चुअल में आपकी जनता क्या कर रही है, आपका एम्पायर कैसे वर्क कर रहा है, ये तो राजा को पता ही होना चाहिए डायरेक्टली फर्स्ट हैंड नॉलेज में। लेकिन उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, अपने गवर्नर्स को दे दी, जाओ तुम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखो। दीज गवर्नर टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंड एस्टेब्लिश देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम्स। तो भाई जब ज़रूरत से ज़्यादा तुम किसी पर पावर दे दोगे तो उसका फ़ायदा तो वो उठाएंगे। गवर्नर्स ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपना खुद ही अपना इंडिपेंडेंट किंगडम खड़ा कर लिया। उन्होंने इन्हीं राजाओं को दगा दे दिया। ठीक है ना, पता चला कि वो पहले कर रहे थे काम राजाओं के लिए और फिर वो उन्होंने इन्हीं से वॉर करके वो किंगडम हथिया लिया। These regional kingdoms emerged as rival centers of power। Obviously फिर यही जो regional kingdoms जो बन गए वो इनके अब rival centers हो गए जो आपस में युद्ध करते रहे पावर के लिए, राइट। तो इस तरीके से हुआ। Later Mughals, when Aurangzeb died in 1707, his eldest son बहादुर शाह first ascended his throne। जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई 1707 में तो उनके जो बड़े बेटे थे बहादुर शाह फर्स्ट, उनको राजगद्दी मिल गई। He ruled till 1712 यानी 5 साल तक उन्होंने राज्य किया। बहादुर शाह फर्स्ट सन जहांगीर शाह became the ruler after him। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद उनका जो पहला बेटा था जहांगीर शाह वो राजा बन गया। The सैयद ब्रदर्स Abdullah Khan Bahra and Hussain Ali Khan Bahra started gaining power during his reign। अब जब जहांगीर शाह मुग़ल के एम्परर थे उसी वक्त दो सैयद ब्रदर्स थे, अब्दुल्ला खान बारा और हुसैन अली खान बारा। इनकी जो पावर थी वो बढ़ती चली जा रही थी, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे एम्परर से। दे बिकेम सो पावरफुल दैट दे गॉट जहांगीर शाह मर्डर्ड विद इन 10 months of ascending the throne। ये दोनों सैयद ब्रदर्स इतने ताकतवर बन गए थे कि इन्होंने जहांगीर शाह के राजा बनने के 10 महीने के अंदर उनको मरवा डाला। ठीक है, उनको मरवा डाला। आफ्टर दिस जहांगीर शाह नेफ्यू फर्रुखशियार बिकेम द किंग। और जहांगीर शाह की मृत्यु के बाद जो उनका नेफ्यू था फर्रुखशियार वो राजा बन गया।
फर्रुखशियार वॉज फुली कंट्रोल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स, और फर्रुखशियार को पूरी तरीके से कंट्रोल कौन कर रहा था? सैयद ब्रदर्स थे, वो कंट्रोल कर रहे थे। वो अपनी उंगलियों में नचा रहे थे, क्योंकि भैया उन्होंने ही फर्रुखशियार को ही बनाया था राजा। कौन था फर्रुखशियार? फर्रुखशियार जहांगीर शाह का ही नेफ्यू था। उस फर्रुखशियार को भड़काकर जहांगीर शाह को मरवा दिया इन सैयद ब्रदर्स ने, और फर्रुखशियार इन सैयद ब्रदर्स के हाथ की कठपुतली बन के रह गया, उनके इशारों में नाचता रहा। द सिख जनरल बंदा बहादुर वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड एंड किल्ड ड्यूरिंग हिज रेन, और इसी फर्रुखशियार के जब वो राजा था उसी दौरान जो एक बंदा बहादुर थे, बहुत प्रोमिनेंट नाम है, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, उनको पकड़ लिया गया था और उनको मार दिया गया था फर्रुखशियार जब राज्य कर रहा था। ही रूल्ड फ्रॉम 1713 टू 1719, करीब 6 साल इन्होंने राज्य किया। ही वॉज किल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स व्हेन ही ट्राई टू ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर कंट्रोल, जब फर्रुखशियार इन सैयद ब्रदर्स से त्रस्त आके अपने आप को आज़ाद कराना चाह रहा था कि चलो हम इनके कंट्रोल से बाहर आ जाएं, तभी सैयद ब्रदर्स ने इसको भी मरवा डाला। ठीक है, तो पहले तो जहांगीर शाह को मराया, फिर उन्होंने फर्रुखशियार जब उनकी इशारों में नाचना से मना किया या आनाकानी करने लगा, तो इन सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखशियार को भी मौत के घाट उतार दिया। विदिन अ ईयर 2 more रूलर्स वर सीटेड ऑन द थ्रोन एंड रिमूव्ड बाय सैयद ब्रदर्स, और 1 साल के अंदर 2 और राजा आए जो कुछ दिन राज्य किए, लेकिन सैयद ब्रदर्स से को ये नहीं जमे और इनको भी हटा दिया गया। इन 1720 मोहम्मद शाह वॉज मेड द एम्परर बाय द सैयद ब्रदर्स, फिर फाइनली 1720 में मोहम्मद शाह को एम्परर बना दिया गया मुग़ल एम्पायर का सैयद ब्रदर्स के द्वारा। इट वॉज मोहम्मद शाह हु पुट एन एंड टू द शराड्स ऑफ द सैयद ब्रदर्स, और इस सैयद ब्रदर्स में लगाम किसने लगाई? मोहम्मद शाह। मतलब अब मोहम्मद शाह भारी पड़ गया सैयद ब्रदर्स पर। ठीक है, मोहम्मद शाह रूल्ड टिल 1748, और करीब 28 साल तक इसने राज्य किया, सैयद ब्रदर्स को उसने कंट्रोल में कर लिया। ही एनलिस्टेड हेल्प फ्रॉम सम प्रोविंसेस एंड डिफीटेड द सैयद ब्रदर्स। एक्चुअली जो मोहम्मद शाह जब वो राजा बना 1720 में, तो उसने आसपास के कुछ रीजन्स थे, प्रोविंसेस थे, उनकी मदद ली और इन सैयद ब्रदर्स को हरा दिया। ठीक है, अब इसकी सत्ता चलने लगी और करीब 1748 तक ये मुग़ल एम्परर बना रहा। द लास्ट मुग़ल एम्परर वॉज बहादुर शाह जफ़र, ही वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1858। सबसे जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे वो बहादुर शाह थे, और बहादुर शाह जफ़र थे, और ये राजगद्दी से हटाए गए 1858 में बाय द ब्रिटिश, है ना। क्योंकि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना, तो उसमें फिर एक एक्शन ब्रिटिशर्स ने यही लिया था कि बहादुर शाह जफ़र को हटा दिया था, उनको कैप्चर कर लिया था और मुग़ल एम्परर अपने में मिला लिया था, एम्पायर अपने में मिला लिया था मुग़ल एम्पायर। इनफैक्ट द ब्रिटिश हैड ऑक्यूपाइड दिल्ली मच अर्लियर इन 1803। हालांकि वो तो नाम को रह गया था मुग़ल एम्पायर, क्योंकि अब मुग़ल एम्पायर एक तरीके से काफ़ी हद कब्ज़े में आ गया था। 1803 तक ब्रिटिश के कब्ज़े में वो आ गया था, मतलब वो ही इसको चला रहे थे। और फाइनली इन्होंने 1858 में जो लास्ट मुग़ल एम्परर था बहादुर शाह जफ़र, उसको भी हटा दिया और पूरी तरीके से मुग़ल एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। रीजनल किंगडम्स का क्या हाल था? विद द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर अरोज द रीजनल किंगडम्स। एक तरफ तो मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे नष्ट होता चला जा रहा था, और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे रीजन्स थे, रीजनल किंगडम से, वो अपने आप को फ्री करवाते जा रहे थे मुग़ल एम्पायर से, और वो क्रिएट होते जा रहे थे। दीज किंगडम्स वर ऑफन फॉर्मर प्रोविंसेस ऑफ द मुगल्स दैट डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। अधिकतर जो रीजनल किंगडम्स बन के तैयार हुए उस वक्त, वो एक समय पर मुग़ल एम्पायर के ही अंडर थे, उन्हीं के प्रोविंसेस थे। लेकिन जब मुग़ल एम्पायर वीक हुआ तो यहाँ के लोगों ने बगावत कर दी मुग़ल एम्पायर के खिलाफ और अपने आप को आज़ाद करा लिया मुग़ल एम्पायर से। 3 ऑफ दीज वर, इनमें से नाम जो प्रोमिनेंट नाम था वो था बंगाल, अवध और हैदराबाद का। बंगाल में क्या हुआ? द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मुर्शीद कुली खान। उस टाइम पे मुर्शीद कुली खान बंगाल के गवर्नर थे। ही एज्यूम्ड ऑफिस इन 1717, इन्होंने 1717 में ऑफिस संभाला था, गवर्नर के रूप में बंगाल की गद्दी संभाली थी। ही ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल रूल एंड एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रूल। इन्होंने अपने आप को मुग़ल एम्पायर से आज़ाद कर लिया और अपना इंडिपेंडेंट रूल स्थापित कर दिया। मुर्शिदाबाद वॉज हिज कैपिटल, और इस वक्त बंगाल की कैपिटल किसको बनाई गई? मुर्शिदाबाद को। सुजाउद्दीन फॉलोड हिम टू द थ्रोन ऑफ बंगाल इन 1727। इनके बाद जो नेक्स्ट जो बंगाल का राजा बना वो कौन था? सुजाउद्दीन था। 1727 में बंगाल की राजगद्दी को संभाला सुजाउद्दीन ने। ठीक है, ही रूल टिल 1739। फिर
शुजाउद्दीन ने बंगाल की गद्दी संभाली 1739 तक। इसके बाद कौन आए? दिस ही वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला। इसके बाद अली वर्दी खान आए और उसके बाद सिराजुद्दौला आए। ठीक है। द रूलर्स ऑफ बंगाल वर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। जितने भी राजा आए बंगाल के काफ़ी एफिशिएंट थे, बहुत अच्छे से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला बंगाल का। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर गिविंग एन इम्पिटस बाय देम। इन्होंने बहुत अच्छा पुश दिया एग्रीकल्चर को और ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में। मतलब बड़ा अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर भी फला फूला और ट्रेड और इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से फली फूली। तो बंगाल में काफ़ी अच्छे से शासन चला इन लोगों का। लोन्स वर गिवन टू द पुअर फार्मर्स को लोन का सिस्टम भी इन्होंने चालू किया कि भाई लोन पे पैसा दिया, फिर उनकी जब आमदनी हुई तो इन्होंने जो लोन्स था वो रिटर्न कर दिया। कस्टम ड्यूटीज़ वर स्ट्रिक्टली कलेक्टेड, और कस्टम ड्यूटीज़ बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से कलेक्ट करते थे हर किसी से। इस तरीके से इनका जो खजाना था वो भी भरा रहता था। रिफॉर्म मेजर्स मेड बंगाल वन ऑफ द रिचेस्ट किंगडम ऑफ इंडिया। इस तरीके से जब उन्होंने सुधार किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में तो बंगाल उस समय का वन ऑफ द रिचेस्ट किंगडम बन गया था। मतलब काफ़ी पैसा था उस वक्त बंगाल के पास, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका था वो काफ़ी अच्छा था। इन द कमिंग ईयर्स दिस वेल अट्रैक्टेड द ब्रिटिश टू बंगाल। बंगाल के पास उस वक्त इतना पैसा था कि इसकी चमक धमक को देख के ब्रिटिशर्स बंगाल की तरफ आकर्षित हो गए, है ना। ऑब्वियसली बात है, लालच आ गई, भाई बंगाल तो इस वक्त बहुत फल फूल रहा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा हम भी उठाएं, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे सोचा। इन द कमिंग ईयर्स बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ टू मोस्ट हिस्टोरिक बैटल्स, द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड द बैटल ऑफ बुक्सार इन 1764। तो आने वाले समय में बंगाल में दो बड़े युद्ध हुए जो काफ़ी नामी गिरामी युद्ध हैं। एक बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ और बैटल ऑफ बुक्सार जो 1764 में हुआ। दीज बैटल फॉर्मली एस्टेब्लिश द ब्रिटिश इन बंगाल। और इन बैटल्स का ये असर रहा कि बंगाल में ब्रिटिश राज शुरू हो गया। राइट। डिड यू नो द कटरा मस्जिद इन मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल वॉज बिल्ड बाई मुर्शीद कुली खान। जो वेस्ट बंगाल में कटरा मस्जिद है उसको मुर्शीद कुली खान ने बनवाई थी। ही वॉज बरीड बिलो द स्टेप्स ऑफ दिस मॉस्क। इस मॉस्क के जो स्टेप्स हैं उसके नीचे इनको दफन कर दिया गया था जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तो बंगाल के बारे में था। ये देखो पिक्चर में दिखा रहे हैं कटरा मस्जिद मुर्शिदाबाद की। अब नेक्स्ट जो था वो अवध। सादत खान बिकेम गवर्नर ऑफ अवध इन 1722। 1722 में सादत खान अवध के गवर्नर बनाए गए। ही वॉज अपॉइंटेड बाय मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने इनको गवर्नर बनाया था अवध का। सादत खान क्वेल्ड द जमींदार्स रेबिलियन एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। उस वक्त जो जमींदार ने विद्रोह कर दिया था मुगल्स के खिलाफ, इन्होंने सादत खान ने उसको बुरी तरह से कुचल दिया और रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सुधार लाया, जिसकी वजह से एक बार फिर से मुगल का जो खजाना था या इनकम थी, रेवेन्यू थे, वो बढ़ने लगा था। ही वॉज सूबेदार मतलब पॉलिटिकल हेड, फौजदार, मिलिट्री हेड एंड दीवान, हेड ऑफ रेवेन्यू ऑफ अवध। अब इतने अच्छे से इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया था कि सादत खान सिर्फ पॉलिटिकल हेड, मिलिट्री हेड नहीं थे, वो हेड ऑफ रेवेन्यू भी थे। मतलब इनके पास 3 टाइटल थे, सूबेदार का, फौजदार का और दीवान का। ही रूल्ड ओवर अवध इंडिपेंडेंटली। फिर इन्होंने अवध को इंडिपेंडेंटली रूल किया भैया, क्योंकि भाई तीनों पावरफुल जो डिपार्टमेंट थे इनके हाथ में आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, फिर इन्होंने ही अवध को रूल किया। सफदरजंग सक्सीडेड सादत खान एज अ रूलर ऑफ अवध इन 1739। फिर 1739 में सादत खान के बाद कौन बना रूलर? सफदरजंग बना रूलर। ठीक है, सादत खान के बाद 1739 में। द रूल ऑफ सफदरजंग एंड हिज सक्सेसर वॉज पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस। इन लोगों ने जो भी राज किया वो भी बड़े शांति तरीके से किया और काफ़ी प्रॉस्पेरस था, मतलब अच्छा रेवेन्यू इनके टाइम में भी जनरेट हुआ। ऑल ऑफ दीज नवाब्स वर केपेबल रूलर्स हु एडमिनिस्टर्ड एफिशिएंटली। ये जितने भी नवाब थे बहुत अच्छे रूलर साबित हुए और बहुत अच्छे से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। अंडर दैम देयर कैपिटल लखनऊ इमर्ज्ड एज अ मेजर सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। जब अवध रूल कर रहे थे तो उनके टाइम पे लखनऊ कैपिटल था अवध का, है ना, और उसको उसी बेल्ट को पूरा अवध रीजन बोला जाता है। और इस जगह आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का काफ़ी अच्छा से डेवलपमेंट हुआ उस दौरान, अवध के रूल्स के दौरान। अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड बाय द मुगल्स स्टाइल ऑफ
मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन अवध एट दिस टाइम। इस वक्त आर्किटेक्चर बहुत चीज़ें डेवलप हुआ अवध में, और उसमें मुगल का ही एक झलक, मुगल आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिल रही थी। द इमामबाराज ऑफ लखनऊ एम्बॉडी दिस न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आपने देखा होगा लखनऊ में इमामबाराज हैं, वो उस पर इस आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है। तो देखो ये मैप है, इस मैप में 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी में इंडिया किस तरीके से थी उसको दिखाया है। आप अपनी बुक में इसको अच्छे ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ ये कहा क्या है। तो ये वाला जो रीजन है ये अवध दिखा रहा है, देखो ये वाला जो रीजन है ये अवध है, ये लखनऊ दिखा रहा है, ठीक है। ये बंगाल दिखा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये रीजन्स थे। नाउ हैदराबाद का क्या हाल था? चिनक्लिच खान वॉज अ नेवल इन द कोर्ट्स ऑफ फर्रुखशियार एंड मोहम्मद शाह। फर्रुखशियार और मोहम्मद शाह के कोर्ट में जो चिनक्लिच खान था वो एक नोबल था, मतलब मंत्री था। ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द डेक्कन प्रोविंसेस। जो डेक्कन प्रोविंसेस कौन से होते हैं? जो साउथ के जो प्रोविंसेस हैं, है ना, ये वाला जो रीजन है ये डेक्कन रीजन कहलाता है। ये तुम्हारा जो साउथ का जो रीजन है ये डेक्कन। तो इसको क्लिंच खान को ये प्रोविंस को संभालने को दे दिया गया था, राइट। फिर से देखते हैं। चिनक्लिच खान वॉज अ नोबल इन द कोर्ट्स ऑफ फर्रुखशियार एंड मोहम्मद शाह। ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द डेक्कन प्रोविंसेस। ही अर्न द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ। पूछते हैं कि ये टाइटल किसको मिला था? ये टाइटल चिनक्लिच खान को मिला था। इसको डेक्कन प्रोविंसेस को संभालने की जिम्मेदारी दी थी फर्रुखशियार ने और मोहम्मद शाह ने, और इसकी वजह से इनको टाइटल मिला था निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ। ही फाउंडेड हैदराबाद इन 1724। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई हैदराबाद को किसने फाउंड किया था? तो चिनक्लिच खान ने किया था 1724 को। ही वॉज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ हैदराबाद का, वो हैदराबाद का इंडिपेंडेंट रूलर था। ही अलॉटेड जागीर्स टू मसमदार्स विदाउट परमिशन फ्रॉम द मोहम्मद शाह। अब देखो मोहम्मद शाह ने ही इसको बनाया था, लेकिन इसने जागीर देना शुरू कर दी मनसबदार्स को बिना इनकी परमिशन लिए, मतलब इसने अपना खुद का राज करना शुरू कर दिया था। मोहम्मद शाह कुड नॉट कीप अ चेक ऑन द पावर वील्डेड बाय चिनक्लिच खान। मोहम्मद शाह इस बात पे कंट्रोल नहीं कर पाए, इस बात का चेक नहीं रख पाए, लगाम नहीं कस पाए कि किस तरीके से चिनक्लिच खान की जो ताकत है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। बनाया इन्होंने, आप देख लो तीनों केस में आपने देखा, बंगाल के केस में, अवध के केस में और हैदराबाद के भी केस में, भाई ये अपॉइंट तो इन गवर्नर्स को मुगल एम्परर नहीं किया था, लेकिन आगे चल के ये खुद जो गवर्नर थे अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से ये उल्टे मुगल पे ही भारी पड़ गए थे, और ये इन्होंने खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया था। द सक्सेसर ऑफ निज़ाम उल मुल्क वर कॉल्ड द निज़ाम। और जो निज़ाम उल मुल्क मतलब यानी कि यही जो चिनक्लिच खान, इसी को टाइटल मिला था ना निज़ाम उल मुल्क का, तो इसके बाद जितने भी लोग आए वही निज़ाम्स कहलाते हैं। इसलिए आपको पता है ना हैदराबाद में निज़ाम्स होते हैं और लखनऊ में नवाब्स होते हैं। तो जो ये निज़ाम है ना वो इन्हीं के जनरेशन्स के लोग हैं, निज़ाम उल मुल्क के। और निज़ाम उल मुल्क कौन है? चिनक्लिच खान, इसी को ये टाइटल मिला था। अब रोहिलखंड में क्या हुआ? द रोहिलास वॉज एन अफगान ट्राइब विच वॉज, जो रोहिलास थे वो अफगान की ट्राइब थी, विच वॉज स्टेशन इन द मुरादाबाद बरेली रीजन। ये अफगान की ट्राइब थी, यानी कि अफगान से ये लोग आए थे और मुरादाबाद बरेली रीजन में आके बस गए थे। अली मोहम्मद खान टू कंट्रोल ऑफ दिस रीजन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इन्वेजन्स ऑफ नादिर खान। नादिर खान के इन्वेजन का फ़ायदा उठाते हुए अली मोहम्मद खान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इस रीजन का यानी कि मुरादाबाद बरेली रीजन का कब्ज़ा अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि मुगल्स बिजी थे नादिर खान से लड़ाई करने के लिए, और इसने अली मोहम्मद खान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। दिस रीजन वॉज नेम्ड एज रोहिलखंड। तो रोहिलखंड यानी कि ये मुरादाबाद बरेली जो रीजन था इसी को रोहिलखंड रीजन कहते हैं, और इसको किसने ले लिया था अपने कब्जे में? अली मोहम्मद खान ने। द रोहिलास ऑफन फॉट विद द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ दिल्ली एंड अवध एंड विद द जाट्स एंड द मराठास। और ये रोहिलास की काफ़ी लड़ाई हुई आसपास के जो दिल्ली, अवध, जाट और मराठास के जो रूलर्स थे उनसे, क्योंकि सब अपने आप को पावरफुल शो करने में बिजी थे। Did you know the official residence of the Nizams of Hyderabad was the Chow Mahalla Palace? है ना, चौ मोहल्ला पैलेस ये हैदराबाद का दिखा रहे हैं लोग पिक्चर में, ये इनका ऑफिशियल रेसिडेंस था निज़ाम्स का, राइट। ना भरतपुर अंडर द जाट्स। अब भरतपुर का क्या हाल था जाट्स के अंदर? द जाट्स वर फार्मर्स हु लिव्ड अराउंड दिल्ली। जाट क्या होते हैं? जाट वो किसान होते हैं जो दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में रहते हैं। दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के रीजन में जो किसान रहते हैं उनको जाट कहते हैं, है ना। द जाट्स वर द फार्मर्स हु लिव्ड अराउंड दिल्ली, मथुरा एंड आगरा।
भरतपुर वॉज अ इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश बाय द जाट्स। भरतपुर वो इंडिपेंडेंट किंगडम था जिसको जाट्स ने एस्टेब्लिश किया था। नोटेबल जाट चीफ्स वॉज चूड़ामन, बदान सिंह एंड सूरजमल। जो मेन जाट चीफ्स जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे वो थे चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल, है ना। सूरजमल डाइड इन 1763। जो सूरजमल की मृत्यु 1763 में हुई थी। आफ्टर 1763 द पावर्स ऑफ द जाट्स डिक्लाइन। सूरजमल के मरने के बाद जाट की जो पावर थी वो कम होती चली गई। द टेरिटरी ऑफ भरतपुर वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सूबेदार, और फिर भरतपुर टूट के छोटे छोटे सूबेदार में बढ़ गया था। ठीक है, तो ये हाल हुआ था भरतपुर का। द राजपूत ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर द राजपूत वर एलीज ऑफ द मुगल्स। जब अकबर रूल कर रहे थे तब राजपूत इनके फ्रेंड होते थे, इनके गुड बुक्स में आते थे मुगल्स के। बट ड्यू टू औरंगजेब्स पॉलिसी मैनी राजपूत किंगडम्स हैड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट बाय द 18th सेंचुरी। लेकिन औरंगजेब्स की अजीबोगरीब पॉलिसी से परेशान होकर बहुत सारे राजपूत किंगडम्स ने मुगल एम्पायर से नाता तोड़ लिया था और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था बाय द 18th सेंचुरी, क्योंकि वो त्रस्त हो गए थे औरंगजेब्स की फालतू की पॉलिसीज़ को देख के। ठीक है, तो जो फ्रेंडशिप थी वो वीक हो गई थी इन लोगों के बीच में। Now, सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस पीरियड। राजपूत में जो बहुत पावरफुल रूलर था वो था सवाई जय सिंह। ठीक है ना। ही फाउंड द सिटी ऑफ जयपुर, और इन्होंने जयपुर सिटी की वो की थी, खोज की थी। ठीक है ना, तो स्थापना की थी। तो आप देखना, आप जब जयपुर घूमने जाओगे तो आपको सवाई राजा जय सिंह का महल देखने को मिलेगा। उस टाइम के ये बहुत पावरफुल राजपूत रूलर थे एंड उस जयपुर को इन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया था। ही वॉज पैट्रन ऑफ साइंस एंड लर्निंग। इन्होंने साइंस और लर्निंग में बहुत मतलब काफ़ी इसको सपोर्ट करते थे। ही वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी। वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनको, मतलब स्पेस की इन्फॉर्मेशन में। एंड बिल्ड मैनी ऑब्जर्वेटरीज इन दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एंड बनारस, मॉडर्न डे वाराणसी। और बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज इन्होंने बनाई थी दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस में, जिसको आज वाराणसी कहते हैं। तो अगर आपने जंतर मंतर देखा है तो राजा सवाई जय सिंह ने ही बनाया है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि इनको खुद को एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था और इन्होंने इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया था। जंतर मंतर इज द ऑब्जर्वेटरी दैट वाज बिल्ड बाय सवाई राजा जय सिंह। द जंतर मंतर इन जयपुर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो पिक्चर में है ये आपको जयपुर का जंतर मंतर देखने को मिल रहा है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक ऑब्जर्वेटरी है जिसमें सूरज की पोजीशन और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को लोकेट किया जाता है, और ये सवाई राजा जय सिंह ने ही बनवाया था अपने टाइम पर। ठीक है, तो ये तो जयपुर का हाल था या राजपूत का। नाउ पंजाब अंडर द सिख। पंजाब का क्या हाल था सिख्स के अंडर में। आफ्टर डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, बंदा बहादुर टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सिख। जब गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हो गई थी उसके बाद गद्दी किसने संभाली? बंदा बहादुर ने। ये भी काफ़ी पॉपुलर प्रोमिनेंट फिगर है पंजाब के। ही ऑल्सो कंटिन्यू टू एजिटेट अगेंस्ट मुगल, और ये भी मुगल के खिलाफ मोर्चा खोल कर तैयार थे। द सिख्स वर ऑर्गेनाइज इंटू पॉलिटिकल ग्रुप्स कॉल्ड मिसल्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। कई सारे सिख के पॉलिटिकल ग्रुप्स बन गए थे, उसको मिसल्स बोलते हैं 18th सेंचुरी के लास्ट के टाइम पर। देयर वर 12 मिसल इन टोटल। कितने पॉलिटिकल ग्रुप थे? करीब 12 मिसल थे। इन पॉलिटिकल ग्रुप्स को मिसल्स बोलते थे। ईच मिसल हैड इट्स ओन लीडर हु कंट्रोल अ स्पेसिफिक एरिया एंड फॉट अगेंस्ट द अदर मिसल। हर मिसल का अपना खुद का एक लीडर होता था जो बाकी जो जिसके अंडर एक पर्टिकुलर एरिया था पंजाब का, और ये बाकी मिसल से वॉर करता रहता था। इट वॉज महाराजा रंजीत सिंह हु यूनाइटेड दीज मिसल्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। अब महाराजा रंजीत सिंह ने इन मिसल्स को यूनाइट करने का, क्या भाई आपस में ही लड़े चले आ रहे हो, है ना। तो ये इनको यूनाइट करवाया 18th सेंचुरी में। किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने। ही वॉज द सुकरेचकिया मिसल, और ये भी एक मिसल थे, सुकरचकिया मिसल थे। ये एस्टेब्लिश्ड अ किंगडम इन पंजाब, और इन्होंने पंजाब में अपना किंगडम स्थापित किया। किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने। अब मैसूर का क्या हाल था? मैसूर में उस वक्त थे हैदर अली। हैदर अली का एक बहुत अच्छा सीरियल भी है टीपू सुल्तान, उसमें हैदर अली के बारे में बताया गया है। हैदर अली मेड मैसूर प्रेजेंट मैसूरू अ पावरफुल किंगडम। हैदर अली ने मैसूर को बहुत पावरफुल किंगडम बना दिया था उस टाइम पर। आज के डेट में मैसूर को हम मैसूरू बोलते हैं। ही बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761। हैदर अली मैसूर के राजा बने 1761 में। ही वॉज अ फुट सोल्जर इनिशियली हु ग्रेजुअली रोज द रैंक एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर। सोचो ये फुट सोल्जर थे, मतलब वो जो सेना देखते हो जो पैदल चलती है और अटैक करती है, वो थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी पावर इतनी बढ़ गई कि ये वो वहाँ के राजा बन गए मैसूर के।
ही वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड सप्रेसिंग द रेबिलियंस ऑफ द ज़मींदार। इन्होंने बहुत मेहनत करी वहाँ के फार्मर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, और जो ज़मींदार उस वक्त विद्रोह कर रहे थे उनको भी इन्होंने कुचल दिया, ठीक है, उनको भी कंट्रोल में ले आए। ही मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन द आर्मी, इन्होंने आर्मी में बहुत ज़्यादा सुधार किया। He took help of the French and established a modern arsenal at दिंदुगुल, ये नाम याद रखना। इन्होंने फ्रेंच की मदद से एक मॉडर्न आर्सेनल बनाया दिंदुगुल का। आर्सेनल क्या होता है? जहाँ पे वेपन्स वगैरह बनते हैं, है ना, हथियार बनते हैं। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिश वॉज फॉट इन 1769। ये डेट याद रखो। जो पहली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर थी वो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी 1769 में, और हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था इस वॉर में। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश इन दिस वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में हुई थी 1769 में, जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था, राइट। नेक्स्ट इनके हैदर अली के बाद इनका बेटा टीपू सुल्तान आया। टीपू सुल्तान कंटिन्यू टू फाइट द ब्रिटिश आफ्टर हैदर अलीज डेथ इन 1782। जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई तो वहाँ की राजगद्दी किसे संभाली? टीपू सुल्तान ने। ही वॉज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर फॉर हिज ब्रेवरी। इतना बहादुर था टीपू सुल्तान कि उनको टाइगर ऑफ मैसूर बोलते थे। मतलब हैदर अली तो थे ही, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे थे टीपू सुल्तान। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये काफ़ी प्रभावित थे। जिस तरीके से फ्रांस में उस वक्त रिवॉल्यूशन हुआ था और फ्रांस के लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था यूरोपियन से, तो उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हुए। ही मॉडर्नाइज्ड वेपन्स इन द आर्मी एंड बिल्ड अ नेवी टू। इन्होंने अपने जो वेपन्स थे आर्मी में वो उसको मॉडर्न किया, अच्छे अच्छे हथियार लेके आए मॉडर्न तरीके के, और उन्होंने अपनी नेवी को भी काफ़ी सुधारा, ठीक है। ही एनकरेज ट्रेड एंड इंडस्ट्री बिकॉज ही न्यू द रोल ऑफ इंडस्ट्री प्लेड इन मॉडर्नाइजिंग द किंगडम। इनके राज्य के दौरान ट्रेड और इंडस्ट्री भी बहुत फली फूली, क्योंकि इनको पता था कि ट्रेड और इंडस्ट्री का क्या रोल होता है किसी भी राज्य को मॉडर्न करने में। एक मॉडर्नाइजेशन में ट्रेड और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। इस बात को भली भांति जानते थे टीपू सुल्तान, जिसके से इन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा दिया। हिज कैपिटल वॉज सेरिंगापट्टनम, ठीक है, ये नाम याद रखना, ठीक है, इतना बड़ा नाम है, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ आती है। तो इस टाइम पे टीपू सुल्तान जब थे तो मैसूर का कैपिटल कौन था? सेरिंगापट्टनम। ही डाइड वाइल डिफीटिंग हिज कैपिटल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1799। फिर एक बार वॉर हो रही थी इनकी ब्रिटिशर्स से 1799 में, जिसमें हार गए थे अपनी कैपिटल को बचाते बचाते, ठीक है। तो ये शॉर्ट में दे दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है मराठास। द मराठास वर माइनर चीफ्टेन्स ऑफ किंगडम सच एज अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा टिल द अर्ली 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी की शुरुआत तक जो मराठास थे ये छोटा से एक चीफ थे, छोटे से वो थे रूलर थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के, ठीक है, यहीं के मेन वो थे ये लोग। टिल द अर्ली 17th सेंचुरी, ठीक है। एडवांटेज ऑफ द वीक रूलर्स ऑफ दीज किंगडम द मराठास डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। लेकिन ये यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन यहाँ के जो रूलर्स थे वो काफ़ी वीक थे, तो इन्होंने अपने आप को इनसे इंडिपेंडेंट करवा लिया, आज़ाद करवा लिया। द मराठा किंगडम वॉज फाउंडेड बाय शिवाजी इन द कोंकण रीजन। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में मराठा किंगडम की स्थापना करी थी शिवाजी जी ने, ठीक है। उसके पहले एक मामूली चीफ्टेन्स थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के, राइट। द सक्सेसर ऑफ शिवाजी और वीक, लेकिन शिवाजी के बाद में जो लोग आए वो वीक थे। दे कुड नॉट कंसोलिडेट पावर एंड द पेशवास टुक ओवर द मराठा किंगडम। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो अपनी पावर को एक साथ नहीं कर पाए और इसका फ़ायदा पेशवा जो होते हैं उन्होंने उठाया। द मराठा किंगडम फ्लरिश अंडर द पेशवा। जब पेशवा ने मराठा किंगडम की गद्दी संभाली तो मराठा किंगडम बड़ा फला फूला। राइज ऑफ द पेशवास। द पेशवास कंट्रोल्स द, मतलब मराठा किंगडम के सबसे अच्छे तो वो थे शिवाजी, लेकिन शिवाजी के बाद जो भी आए वो उतने पावरफुल नहीं थे, तो जो सत्ता थी वो मराठा से उठ के पेशवास के पास चली गई। द पेशवास कंट्रोल बाय द मराठा एम्पायर फ्रॉम 1713 टू 1761। 1713 से लेकर 1761 तक मराठा एम्पायर की सत्ता किसके हाथ में रही? पेशवास के हाथ में रही। शिवाजी का जो ग्रैंड सन थे साहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज हिज पेशवा। शिवाजी
के जो पोते थे शाहू, इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा यानी पेशवा का मतलब क्या होता है, चीफ मिनिस्टर इन्होंने घोषित कर दिया था। बालाजी विश्वनाथ वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड हेल्प शाहू गवर्न द मराठा एम्पायर। काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे बालाजी विश्वनाथ, और इन्होंने शाहू को काफ़ी अच्छे से हेल्प करी मराठा एम्पायर को चलाने में। ग्रेजुअली हाउ द पेशवास केम टू रूल द एम्पायर इंडिपेंडेंटली, और धीरे धीरे क्या होने लगा, यही पेशवा ही मराठा एम्पायर को रूल करने लगे। ठीक है ना। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बालाजी विश्वनाथ हेल्प एक्सपेंड द मराठा टेरिटरी। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की मदद करी थी मराठा टेरिटरी को एक्सपेंड करने में। टू अकम्प्लिश दिस ही टुक एडवांटेज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द लेटर मुगल्स। इस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए उन्होंने उस टाइम पे जो वीक मुगल रूलर्स थे उनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया। ही रिट्रीव द टेरिटरीज वंस रूल्ड बाय शिवाजी। इन्होंने उस टेरिटरी पे दोबारा कब्जा कर लिया जो एक बार शिवाजी के कंट्रोल में थी। दैट फर्रुखशियार हैड ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल। एक्चुअली क्या होता है, एक टेरिटरी थी शिवाजी के कंट्रोल में थी, लेकिन फर्रुखशियार ने उसको एक वॉर में फिर से जीत लिया था। इन्होंने जो ये थे बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने जब लड़ाई करी तो दोबारा ये जो टेरिटरी जो फर्रुखशियार के अंडर आ गई थी उसको दोबारा इन्होंने जीत लिया और अपने कंट्रोल में कर लिया। मराठास ऑल्सो गेन द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस कॉल्ड चौथ एंड सरदेश मुखी फ्रॉम 6 प्रोविंसेस इन द डेक्कन। और इतना ही नहीं, मराठास को ये भी राइट मिल गया, अधिकार मिल गया टैक्स कलेक्ट करने का, जिसको चौथ बोलते हैं और सरदेश मुखी बोलते हैं। कहाँ से? डेक्कन के जो 6 प्रोविंसेस थे वहाँ से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसको चौथ और सरदेश मुखी कहते थे, जिसकी वजह से पेशवास का जो खजाना था वो भरने लगा। नेक्स्ट थे बाजीराव फर्स्ट, जो 1720 से 1740 तक चले। बालाजी विश्वनाथ वॉज फॉलोड बाय बाजीराव फर्स्ट ऑन द थ्रोन। बालाजी विश्वनाथ के बाद राजगद्दी संभाली बाजीराव फर्स्ट ने। ही वॉज एन एबल मिलिट्री जनरल, वो भी काफ़ी अच्छा मिलिट्री जनरल था। ही एक्सपेंडेड द मुगल मराठा एम्पायर फर्दर, इसने और मराठा एम्पायर को बढ़ाया। ही कॉन्कर्ड मालवा, सदर्न गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड। इन्होंने मालवा, गुजरात का सदर्न हिस्सा और बुंदेलखंड को अपने साथ मिला लिया, जीत लिया इन्होंने। ठीक है। ही डिफीटेड द निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद, यहाँ तक कि इन्होंने हैदराबाद के जो निज़ाम्स थे उनको भी हरा दिया। एंड अर्न द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम सम प्रोविंसेस इन साउथ इंडिया, और जिसकी वजह से इनको साउथ इंडिया के कुछ प्रोविंसेस से टैक्स कलेक्ट करने की अनुमति मिल गई। ही ऑल्सो रेस्टेड सालसेत एंड बेसाएं फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज़। इन्होंने सालसेत और बसाएं जो जगह थी पोर्तुगीज़ से जीत ली, इसको भी अपने कब्जे में कर लिया। सिंस ही फॉट अ नंबर ऑफ बैटल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ ही इज कॉल्ड फाइटिंग पेशवा। क्योंकि बाजीराव फर्स्ट का आधे से ज़्यादा जीवन बैटल्स को लड़ने में निकला, इसलिए इनको फाइटिंग पेशवा भी कहते हैं। काफ़ी एफिशिएंट थे, काफ़ी सारे बैटल्स इन्होंने जीते और इस तरीके से मराठा एम्पायर को इन्होंने काफ़ी बढ़ाया। देखो ये है स्टैच्यू ऑफ पेशवा बाजीराव। ठीक है। इसके बाद आए बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 तक चले। बालाजी बाजीराव सक्सीडेड बाजीराव फर्स्ट एज अ पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। बाजीराव फर्स्ट के बाद आए और ये मराठा एम्पायर के क्या बन गए? सक्सेसर बन गए। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नाना साहेब। आप याद रखो, बालाजी बाजीराव को नाना साहेब बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सारे नाम मिलते जुलते हैं। व्हेन साहू डाइड इन 1749 ही टुक ओवर द रोल ऑफ द हेड ऑफ द मराठास। जब साहू जो शिवाजी के ग्रैंड सन थे, इनकी मृत्यु हुई थी 1749 में, तो इन्होंने ये मराठा के हेड बन गए थे। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर फ्रॉम सतारा टू द पूना। इन्होंने मराठा एम्पायर का जो कैपिटल सतारा में थी उसको पूना शिफ्ट कर दिया, जिसको आज हम प्रेजेंट डे में पुणे बोलते हैं। अंडर हिम द मराठा एम्पायर रीच इट्स जेनिथ। और बालाजी बाजीराव के शासन के दौरान मराठा एम्पायर अपने चरम सीमा पे था, जेनिथ पे था, मतलब बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था। ही एक्सपेंडेड द मराठा टेरिटरी एज फार एज पंजाब एंड राजस्थान इन द नॉर्थ एंड बंगाल एंड उड़ीसा, मॉडर्न डे उड़ीसा इन द ईस्ट। तो जो तुम्हारा मराठा एम्पायर था वो काफ़ी जगह फैल गया था, पंजाब और राजस्थान में पहुँच गया था नॉर्थ तक। तो टू मराठास, जो मैसूर और हैदराबाद के जो किंगडम्स थे वो भी इनके अंडर ही आ गए थे और ये इनको ट्रिब्यूट्स पे करते थे मराठास को, मतलब फीस देते थे। ठीक है, पैसा देते थे बदले में। तो ये मतलब इस तरीके से इंडिया के आधे से ज़्यादा हिस्से में कब्जा हो गया था मराठास का। राइट। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761।
जो थर्ड बैटल था पानीपत का 1761 में, उसमें क्या हुआ? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बालाजी बाजीराव एंड द अफगान फोर्सेज लेड बाय अहमद शाह अब्दाली इन 1761। तो स्टार्टिंग में भी हमने जिक्र किया था, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो मराठा के जो थे बालाजी बाजीराव उनके बीच में और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का रूलर था उनके बीच में ये लड़ाई हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। ठीक है, आप याद रखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? बालाजी बाजीराव और अफगान फोर्सेस का हेड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज हैड अराइजन व्हेन बालाजी बाजीराव अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर इन द नॉर्थ। इनके बीच में तनातनी तब शुरू हुई जब बालाजी बाजीराव अपना एम्पायर नॉर्थ में भी फैलाना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ पसंद नहीं आई अहमद शाह अब्दाली को। द मराठास वर डिफीटेड बाय अफगान्स इन दिस बैटल सिंस दे हैड नो एलीज। इस बैटल में मराठास हार गए अफगान्स के द्वारा क्योंकि उस वक्त मराठा का कोई भी फ्रेंड उनको सपोर्ट नहीं किया था। ऑन द अदर हैंड द अफगान्स वर हेल्ड बाय निज़ामुद्दौला ऑफ रोहिलखंड एंड सुजाउद्दौला ऑफ अवध। और दूसरी तरफ जो अफगान्स थे उनकी मदद करी थी रोहिलखंड के निज़ामुद्दौला ने और अवध के सुजाउद्दौला ने, जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली जीत गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में और उसने मराठास को हरा दिया था। इसके बाद मराठास का डिक्लाइन शुरू हो गया। द मराठा एम्पायर डिस्पाइट इट्स रेस्प्लेंडेंस डिक्लाइन ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स। सोचो एक समय पे ऐसा था कि मराठा का परचम फैला रहा था, आधे से ज़्यादा इंडिया पे मराठास का राज था, तो भी मराठास का डाउनफॉल हो गया। क्यों हो गया? पहला रीज़न है लैक ऑफ यूनिटी अमंग द मराठा चीफ वॉज द प्राइमरी रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मराठा एम्पायर। एक्चुअली जो मराठा चीफ थे उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी, जो एक कारण बना मराठा एम्पायर के डिक्लाइन का। द 5 ग्रुप्स पेशवाज ऑफ पूना, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा जिसको हम प्रेजेंट डे में वडोदरा बोलते हैं, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर वर ऑफन एट वॉर विथ ईच अदर। ये जो 5 ग्रुप थे मराठा एम्पायर के, पेशवास, पूना के पेशवास, बड़ौदा के गायकवाड्स, नागपुर के भोंसले और इंदौर के होलकर्स और ग्वालियर के सिंधिया, ये आपस में ही लड़ते रहते थे, है ना। सबसे बुरी बात जो थी वो यही थी। दिस म्यूचुअल जेलेसी लेड टू डिसयूनिटी अमंग देम। तो ये आपस में जेलेसी थी इनके बीच में, जिसकी वजह से इनमें आपस में बनती नहीं थी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपस में आप लोग नहीं बनाओगे तीसरा इसका फ़ायदा उठाएगा। नेक्स्ट रीज़न जो था, द मराठास एलिनेटेड अदर रूलर्स बाय रेडिंग देयर किंगडम्स एंड लेविंग टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स ऑन दैम। मराठास ने बाकी रूलर्स को अपने खिलाफ इसलिए कर दिया था क्योंकि वो उनके किंगडम्स में अटैक करते थे और उनके ऊपर फिर उनको हरा के उन पर भारी भरकम टैक्स लगाते थे, ठीक है, और जिसकी वजह से ये सारे किंगडम्स इनके खिलाफ होते चले गए। द मराठास डिड नॉट डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल इन देयर किंगडम्स। मराठास का मेन जो कॉन्सेंट्रेशन था वो युद्ध लड़ने में था, अपने लोगों की लिविंग कंडीशंस को सुधारने में इन्होंने कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनको अपने ही जनता का सपोर्ट नहीं मिला। दिस मैन दे कुड नॉट गार्नर अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। तो उनकी प्रजा ही उनसे खुश नहीं थी, तो जब बैटल्स हुए तो उनकी ही जनता ने उनका साथ नहीं दिया मराठास का। भाई तुम युद्ध तो लड़ रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली ये भी तो सोचो कि तुम ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हो, अपनी जनता की, अपनी प्रजा के लिए लड़ रहे हो, तो उनका तो भला कर दो। मराठास यहाँ पर वीक पड़ गए, यहाँ पर उनसे चूक हो गई। वॉर लड़ते रहे, एम्पायर बढ़ाते रहे, लेकिन अपने लोगों की खुशहाली के लिए, लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिए, जिसकी वजह से इनकी जनता इनके खिलाफ थी या खुश नहीं थी, सपोर्ट नहीं किया। अंडर द मराठास ट्रेड एंड इंडस्ट्री कुड नॉट गेट द इम्पिटस दैट इट शुड हैव। अच्छा, इस मराठास के टाइम पे ट्रेड और इंडस्ट्री को भी कोई खास बढ़ावा नहीं मिला। दे डिड नॉट एनकरेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज मच दे शुड हैव। इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ना उसको बढ़ावा दिया। दे डिड नॉट अडॉप्ट मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स एंड कुड नॉट बिल्ड अ मॉडर्न आर्मी ऑफ देमसेल्फ। इन्होंने अपने जो वॉरफेयर टेक्निक्स है उनको भी मॉडर्नाइज नहीं किया और अपनी मॉडर्न आर्मी नहीं बनाई, वही पुराने तरीके से ही लड़ाई करते रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नए लोग आएंगे, नए टेक्निक को लेके आएंगे, वो इन पर भारी पड़ गए। द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत प्रूव डिसिसिव फॉर द मराठास। और जो थर्ड युद्ध हुआ पानीपत का, थर्ड बैटल हुआ पानीपत का, वो मराठास पर फाइनल प्रहार था और मराठा किंगडम का अंत हो गया। दे कुड नॉट बिल्ड एन ऑल इंडिया एम्पायर एज दे हैड एनविजन। और जो उन्होंने सपना देखा था पूरे इंडिया पे अपने एम्पायर बनाने का, वो सपना उनका ध्वस्त हो गया। मैनी मराठा चीफ ब्रोक फ्री फ्रॉम द एम्पायर एंड एस्टेब्लिश देयर ओन स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स। जब मराठा एम्पायर का अंत हुआ तो बहुत सारे मराठा चीफ ने अपने आप को मराठा एम्पायर से अलग कर लिया और अपने छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए। दिस गेव द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अ चांस टू टाइटन इट्स होल्ड ओवर इंडिया। और इससे क्या हुआ, इससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मौका मिला कि उसने अपनी पकड़ इंडिया के ऊपर बना ली। और इसके बाद फिर इंडिया पर रूल किसने किया था,
इस ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, तो ये था इंडिया इन द 18th सेंचुरी। हमने देख लिया कि क्या हाल मुग़ल का हुआ, मराठास किस तरह से पहले फले फूले और फिर किस तरह से इनका डिक्लाइन हुआ। तो ये सारा था इस चैप्टर में। मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने इसकी एक्सरसाइजेस दे दी हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ मुझे बताते रहिए कि आप और किस टॉपिक में वीडियोज़ देखना चाहते हैं। थैंक यू।